हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म दैट इज़ रेलवे पार्टनर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह टॉपिक जो होगा वह बेस्ड होगा ऑन स्टोर्स एंड वर्कशॉप अकाउंट। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। फ्रूटफुल होगा फॉर अपकमिंग ग्रुप बी एग्जामिनेशंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इमरजेंसी स्टोर शुड नेवर बी क्लासिफाइड एज ओवर स्टॉक, इनएक्टिव, सरप्लस स्टोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैट इज सरप्लस स्टोर्स आर दोज स्टोर्स विच आर नॉट इशूड फॉर 36 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 24 मंथ्स। वेरी कॉमन क्वेश्चन, और ये आपके बेसिकली ये है PYQs है। ठीक है, ये पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर विदाउट फ्यूल, विद एंड विदाउट फ्यूल, नन ऑफ द अबव। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की अगर बात करें तो इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दैट इज टोटल इन्वेंटरी बैलेंस इन रुपीज ऑन 31 मार्च डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर्स, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो यह परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो जो टर्न ओवर रेशियो है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाई टोटल इशूज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और ये जनरली जो है तो इसको 15% के आसपास रखा जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक टर्म आता है कंप्लायंस परसेंटेज ऑफ मटेरियल अगेंस्ट ऑल रिक्विजिशंस रिसीव्ड इन स्टोर डिपार्टमेंट। तो इन जनरल जो टारगेट फॉर कंप्लायंस होता है वह दैट इज केप्ट अराउंड 95 to 98%, एंड फॉर वाइटल एंड सेफ्टी आइटम्स दैट कंप्लायंस परसेंटेज इज 100%। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली इट इज़ द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका मटेरियल मैनेजमेंट जो है वह कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। दूसरा आपको मैंने अभी बताया, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी बाय इशूज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड सेपरेटली विथ फ्यूल एंड विदाउट फ्यूल। सो विथ एंड विदाउट फ्यूल इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो लोअर द रेशियो बेटर द हेल्थ ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ रेलवे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ITOR है इसको लोअर होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए फॉर बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे जो स्टोर बैलेंस है, जैसे यहाँ पे टर्म है एक स्टोर बैलेंस की बात करें अगर यहाँ पे, तो स्टोर बैलेंस के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टोर्स इन स्टॉक सबसे पहला जो भी स्टॉक में है, स्टोर्स इन स्टॉक, स्टोर्स इन ट्रांजिट। ठीक है, स्टोर्स इन ट्रांजिट एज वेल एज आपके जो परचेस सस्पेंस हो गए, आपके परचेस सस्पेंस, आपके सेल सस्पेंस एंड स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। दीज आर द कंप्राइजेज ऑफ स्टोर बैलेंस, और इन सभी को जो है तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो इन सबको अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो विद एंड विदाउट फ्यूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, PL नंबर। प्राइस लिस्ट नंबर वेरी सिंपल है, दैट इज 8 डिजिट का होता है। ये भी आपका PYQ है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका जो 8th डिजिट है वह क्या होता है, तो दैट इज द चेक डिजिट। ठीक है, ये 8 डिजिट इसके अंदर जो है तो पहला 2 डिजिट होता है वो मेन ग्रुप को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट 2 डिजिट है सब ग्रुप को बताता है, और इसके अलावा जो थर्ड इंडिविजुअल डिजिट होते हैं वह आइटम नंबर को बताते हैं, और लास्ट में जो 8th डिजिट होता है वह आपका चेक डिजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ABC एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ABC एनालिसिस आपको मैंने बताया ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पैरेटो प्रिंसिपल। ठीक है, अगर बेसिकली इट इज़ द टूल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह पूछा जा रहा है यहाँ पे वैल्यू एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, वैल्यू वॉल्यूम और नन ऑफ द अबव। तो ABC एनालिसिस के अंदर जो है बेसिकली हम 2 टर्म्स की बात करते हैं, वन इज वैल्यू एंड अनदर इज वॉल्यूम। सो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 3 तरह के आइटम हैं, दैट इज व्हाट A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। ठीक है, तो A कैटेगरी के आइटम ऐसे आइटम्स होते हैं, A कैटेगरी के आइटम्स होते हैं, उनका वॉल्यूम अगर बात करें तो वह बेसिकली 10% उसका वॉल्यूम होता है, लेकिन उनकी वैल्यू की अगर बात करें तो 70% ऑफ स्टॉक वैल्यू होती है, 70% ऑफ स्टॉक वैल्यू। ठीक है,
तो 10% ऑफ आइटम्स दैट कॉस्ट इज 70% ऑफ स्टॉक वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा हम बी कैटेगरी के आइटम की बात करेंगे तो 20% ऑफ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका जो 20% ऑफ स्टॉक वैल्यू होता है, ठीक है। इसी प्रकार सी कैटेगरी के आइटम की बात करेंगे तो रिमेनिंग जो आइटम होते हैं दैट इज 70% ऑफ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्टॉक वैल्यू होता है दैट इज व्हाट 10% ऑफ स्टॉक वैल्यूज, ठीक है। 10% ऑफ स्टॉक वैल्यूज, तो ये सी कैटेगरी आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को हम अकाउंट करते हैं, वन इज द वॉल्यूम एंड अनदर इज द वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म जो हो गया यह वॉल्यूम हो गया और नीचे वाला टर्म जो हो गया यह वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मॉनिटरिंग की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो ए कैटेगरी के आइटम होते हैं वह एचओडी लेवल पर मॉनिटर किए जाते हैं, एचओडी लेवल पे मॉनिटर किए जाते हैं, लाइक सीएमएम हो गए, ठीक है। चीफ मटेरियल मैनेजर की बात करेंगे अगर तो एचओडी लेवल पर इनको मॉनिटरिंग किया जाता है एवरी मंथ, ठीक है। एवरी मंथ इनका मॉनिटरिंग किया जाता है। वहीं पे अगर हम बी कैटेगरी आइटम की बात करें तो यह जेएजी लेवल पर मॉनिटरिंग किए जाते हैं, जेएजी लेवल पर, लाइक डिप्टी सीएमएम हो गए जैसे, ठीक है। तो डिप्टी सीएमएम लेवल पर इनका मॉनिटरिंग जो है तो हर 3 से 6 महीने के अंदर इसका मॉनिटरिंग किया जाता है, 3 to 6 मंथ के अंदर, ठीक है। A category items are monitored every month, whereas B category items are monitored in every 3 to 6 month. whereas C category items की अगर बात करें यहाँ पे तो इसको जो डिपो लेवल पर मैनेज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एवरी ईयर जो है तो इसको एक तरह से मॉनिटर किया जाता है। तो इस तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो हमारे स्टॉक आइटम्स होते हैं, जो हमारे स्टॉक आइटम्स, क्योंकि स्टोर्स के अंदर दो तरह के आइटम्स हो गए, जैसे मतलब बेसिकली स्टॉक आइटम्स होते हैं। स्टॉक आइटम्स दीज आर चार्जेबल टू कैपिटल, दीज आर चार्जेबल टू कैपिटल, वेयर एज जो एनएस आइटम्स है नॉन स्टॉक आइटम्स दे आर चार्जेबल टू रेवेन्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनएस आर चार्जेबल टू रेवेन्यू एंड स्टॉक आर चार्जेबल टू कैपिटल, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमने देख लिया वैल्यू वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैंक्शन ऑफ एमएनपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएनपी दैट इज व्हाट मशीनरी एंड टूल्स, ठीक है। मशीनरी एंड टूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या मशीन एंड टूल्स की, तो मशीन एंड टूल्स के लिए आपको पॉइंट याद रखना है दैट इज व्हाट PH41 प्लानेट 41 दैट इज रिलेटेड टू एमएनपी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो एमएनपी के अंदर बेसिकली क्या है दैट इज जॉब कम्स टू मशीन एंड नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे एमएनपी ऐसे आइटम्स है, जनरली ये क्या होते हैं स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी नेचर के होते हैं, वेयर जॉब कम्स टू मशीन। तो जॉब कम्स टू मशीन इनका नेचर कैसा होता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉब इज प्रोसेस टू एमएनपी, एमएनपी के थ्रू जॉब जो होता है वो प्रोसेस होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमएनपीज की बात कर लेते हैं, लाइक स्टाफ कार्स हो गया, लॉरीज हो गया, या डीजल यूटिलिटी व्हीकल्स हो गए, रोड मोबाइल क्रेन्स हो गए, ठीक है, फ्रंट एंड लोडर हो गया या जेसीबी क्रेन्स हो गए, ठीक है, फोर्क लिफ्ट हो गए, तो ये फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, तो ये सभी क्या है एमएनपी आइटम्स है, ठीक है। अगर इस पे हम बात करें यहाँ पे तो बोल रहा है क्या कि पीसीएमई कैन सैंक्शन आइटम्स कॉस्टिंग मोर देन 50 लाख रुपीस। तो एक्चुअल में और प्रपोजल ओवर 2.5 लाख वो जो होते हैं वो एमएनपी के थ्रू किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो जो भी लेस देन 2.5 लाख रुपीस का प्रपोजल कॉस्टिंग होगा, आइटम कॉस्टिंग, वो रेवेन्यूज़ के थ्रू किया जाएगा। और इसके अलावा ऑल प्रपोजल्स ओवर 2.5 लाख जो होगा वो एमएनपी दैट मीन्स व्हाट कैपिटल के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है यहाँ पे, 2.5 लाख रुपीस इज अ क्रिटिकल लिमिट फॉर MNP that will be funded from capital or funded from revenue. So less than 2.5 crore, 2.5 lakh will be funded through, that will be what chargeable to what MNP, and less than 2.5 lakh from revenue. Okay. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन देख लेते हैं, PCME कैन सैंक्शन आइटम्स कॉस्टिंग मोर देन 50 लाख। तो यहाँ पे जेजी ऑफिसर्स के लिए जो लिमिट है दैट इज़ व्हाट 10 लाख रुपीज़ है, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम के लिए है दैट इज़ व्हाट अप टू 20 लाख रुपीज़ है, अप टू 20 लाख रुपीज़ फॉर ईच केस, डीआरएम सीडब्ल्यूएम के लिए, ठीक है। या डीआरएम सीडब्ल्यूएम हम एसएजी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एसएजी ऑफिसर्स। और पीसीएमईज के लिए जो है यह अप टू 50 लाख रुपीज़ है पर केस, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जे ग्रेड के लिए यह कितना है 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। वहीं ऐसे ग्रेड के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो यह दैट इज़ अप टू 20 लाख रुपीज़ है, अप टू 20 लाख रुपीज़। और पीसीएमई के लिए अप टू 50 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे लिखा है कॉस्टिंग मोर देन 50 लाख, सो दिस इज नॉट ट्रू। कॉस्टिंग मोर देन 50 लाख इज ऑन द बेसिकली ये फॉल करेगा कहाँ, रेलवे बोर्ड पर, इस पर फॉल करेगा रेलवे बोर्ड पर। सो पीसीएमई कैन सैंक्शन आइटम कॉस्टिंग मोर देन 50 लाख, यह रॉन्ग होगा, बेसिकली यह जो होगा एसओपी है रेलवे बोर्ड के पास रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेलवे बोर्ड
basically railway board can sanction items costing more than 50 lakh rupees. इसके अलावा अगर हम बात करें जोनल रेलवेज कैन सैंक्शन रोड व्हीकल्स अंडर एमएनपी, तो यह भी रॉन्ग होगा, ठीक है। टू व्हीलर सैंक्शन इज आउट ऑफ जीएम्स पावर, ये भी रॉन्ग है। बेसिकली अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स के लिए सैंक्शनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ टू व्हीलर्स अंडर एमएनपी जो है तो जीएम हैज फुल पावर, ठीक है। तो जीएम के पास होती है वो फुल पावर होती है टू सैंक्शन टू व्हीलर्स लाइक फॉर आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज, ठीक है। तो इन सब के लिए जो है तो टू व्हीलर्स का प्रोक्योरमेंट जीएम हैज अ फुल पावर्स, तो ये भी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। एसएजी ऑफिसर्स हैज अ पावर टू सैंक्शन एमएनपी आइटम कॉस्टिंग अप टू 20 lakhs, तो वेरी वेरी ट्रू। मैंने आपको बताया पहले भी, जे ग्रेड के लिए 10 लाख रुपीज़, ऐसे ग्रेड के लिए दैट इज व्हाट अप टू 20 लाख रुपीज़, तो अप टू 20 लाख रुपीज़ ऐसे ग्रेड यानी आपके डीआरएम और सीडब्ल्यूएम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ कॉफमाउ, तो procurement of M&P item costing up to above 30 lakh rupees, preparing specifications for M&P, circulating cost compendium to zonal railways, procurement of road vehicles, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ बोला इट इज नॉट द रोल ऑफ कॉफमाउ, ठीक है। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है वह मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अभी इसके क्लोजिंग की जो है तो इन्फॉर्मेशन जो अभी कुछ टाइम पहले सर्कुलेट हुई थी कि इंडियन रेलवेज द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कंकरेंस और वेटिंग ऑफ एमएनपी, तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेटिंग ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट्स फॉर आइटम्स सैंक्शनिंग अंडर एमएनपी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं करेक्ट है, विच इज नॉट करेक्ट, so it is very much true. Waiting of NS indents for the items sanctions under MNP. Accord concurrence for MNP proposals costing above 10 lakh rupees. Yes. Waiting of revised estimates due to cost escalations and other than cost escalations. Very much true. It is not true. So option number B इसका right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग कैन प्रोक्योर्ड अंडर बल्क रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, कोचेस, वैगन, लोकोस, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज एज पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, फॉर विच आर द फॉलोइंग प्लान हेड्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज नॉट द नोडल डिपार्टमेंट, प्लान 41, 53, 21, 42। तो यहाँ से अगर बात करें यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट प्लान हेड 53, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लान हेड 53 इज नॉट रिलेटेड टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो है बेसिकली पैसेंजर एमिनिटीज की बात होती है। सो 41 दैट इज रिलेटेड टू एमएनपी, अभी आपसे बात करिए 21 बेसिकली आरएसपी को लेके है और 42 जो है बेसिकली वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स है, ठीक है। तो वर्कशॉप इंक्लूडिंग पीयूष को लेके है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रपोजल और सैंक्शन ऑफ द आरएसपी आइटम्स। तो यहाँ पे आरएसपी आइटम्स की बात की जा रही है, दैट इज रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम आइटम्स की। सो आइटम्स अंडर बल्क आरएसपी नीड टू बी प्रपोज्ड एट अ जोनल, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, विच आर करेक्ट। आइटम्स अंडर बल्क आरएसपी नीड टू प्रपोज्ड एट अ जोनल रेलवेज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइटम्स अंडर आइटमाइज्ड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम्स रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ जीएम, ये भी रॉन्ग है। आइटम्स अंडर आइटमाइज्ड आरएसपी टू बी प्रपोज्ड बाय जोनल रेलवेज, तो यहाँ पे आइटमाइज्ड रोलिंग स्टॉक की बात की जा रही है टू बी प्रपोज्ड बाय जोनल रेलवेज, तो इट इज द करेक्ट। ओके, सो आइटम्स अंडर आईआरएसपी आइटमाइज्ड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम इज टू बी प्रपोज्ड बाय जोनल रेलवेज, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्क इन स्टोर्स डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ receipts and inspection of stores, storage and issue of material, dispatch of material, all of the above, तो very much true all of the above, ठीक है। receipts and inspection of stores, storage and issue of the material, dispatch of the material, all are the functions of store depot।
क्वेश्चन नंबर 13, मेजर वर्क्स इन द रिसीट सेक्शन। रिसीट सेक्शन के अंदर क्या वर्क्स हैं यहाँ पे? तो रिसीट ऑफ मटेरियल, अकाउंटल ऑफ मटेरियल्स, डीलिंग ऑफ रिजेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसीट ऑफ मटेरियल, अकाउंटल ऑफ मटेरियल एंड डीलिंग ऑफ द रिजेक्शंस। Question number 14, various types of issues involved and posting of issue vouchers is through ordinary or regular issues, through book transfer issues, through impressed issues, or all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल शेल्फ लाइफ आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड एट वन गो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, नन ऑफ द above। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल शेल्फ लाइफ आइटम्स are required to be issued in first out. So option number B is the right answer. Next question number 16, UDM stands for, तो very simple, that is users depot module. So option number A इसका right answer हो जाएगा UDM. नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी डन इन यूडीएम। यूडीएम के अंदर क्या किया जा सकता है? क्रिएशन ऑफ कंप्यूटराइज लेजर्स, रिसीट ऑफ मटेरियल्स, इशू ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यस, कंप्यूटराइज लेजर का क्रिएशन किया जा सकता है, मटेरियल को रिसीट्स बनाई जा सकती है, इसके अलावा मटेरियल को इशू किया जा सकता है टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, लाइक जितने भी डिवीजन और डिपोज हैं उन सबको यूडीएम्स के थ्रू मटेरियल को इशू किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ यूडीएम? Computerization of entire supply chain, very much true. Optimization of material procurement leading to cost reductions and economy, yes. Traceability of material uses leading to improved asset maintenance, very much true. So option number D इसका right answer हो जाएगा, all of the above. Question number 19, what is the capabilities of UDM? Creation of computerized ledger, receipts of material from other railways, receipts of material from unconnected receipt, all of the above. So option number D इसका right answer हो जाएगा, these are the capabilities of UDM. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, व्हाट डज TOR इम्प्लॉइज। तो अभी आपको बता दिया मैंने, दैट इज टर्नओवर रेशियो। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, TOR स्टैंड्स फॉर टर्नओवर रेशियो। तो व्हाट डज TOR एम्प्लॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय, दैट इज टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ लेजर सेक्शन। तो क्रिटिकल स्क्रूटिनी एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिमांड्स एंड ओपनिंग ऑफ न्यू हेडिंग्स, prompt submission of updated monthly consumptions to headquarters, to alert the headquarters in case of any shortfall of item quantity. So this is the function of ledger section. So all of the above is the correct answer. Next question number 22, yardsticks of measurement of work in CLW pattern of incentive schemes. तो यहाँ पे incentive schemes की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि incentive schemes के अंदर जो CLW पैटर्न है, ठीक है, तो यार्ड स्टिक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क का बेसिस क्या है यहाँ पे, किस बेस पर जो है तो इंसेंटिव स्कीम्स यहाँ पे दिया जाता है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स, टाइम स्टडी, और SCN कोच, और बॉक्स एंड वैगन। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज के अंदर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा एक मेजर स्टेप लिया गया इन द ईयर 1949, और रेलवे बोर्ड ने थिंक किया कि हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स वर्कशॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट पर जो पहला फॉर्मल स्कीम है इंसेंटिव स्कीम्स, दैट इज CLW पैटर्न, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स बोला गया। इन द ईयर दिसंबर 1954 के अंदर जो है तो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, और लेटर ऑन इन 1960 के अंदर इसको ICF के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स वाज बेस्ड ऑन टाइम स्टडी। तो यहाँ पे टाइम स्टडी को बेस बनाकर जो है तो यहाँ पे तो इंसेंटिव्स है या इंसेंटिव्स अर्निंग्स है वो दी जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द यार्डस्टिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क इन अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स एक दूसरा टाइप का इंसेंटिव स्कीम्स है, ठीक है। बेसिकली इस इंसेंटिव स्कीम्स को इन द ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली इसको तिरुपति इंसेंटिव स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं हम, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स को, ठीक है। तिरुपति, और फिर फाइनली जो है तो
तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो इंसेंटिव्स का जो बेसिस है दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो CLW पैटर्न के अंदर हम यहाँ पे टाइम स्टडी पर फोकस करते हैं और यहाँ पे जो है तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स पर फोकस किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो मेन ग्रुप्स फ्रॉम मेन प्रोडक्शन शॉप्स ऑफ प्लांट आर उसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है, और कुछ सपोर्ट शॉप्स जो होते हैं, सपोर्ट शॉप ग्रुप्स को भी बनाया जाता है फ्रॉम वेरियस शॉप्स इन द प्लांट। तो इस बेस पर जो है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट बेसिस पर यहाँ पे इंसेंटिव्स को कैलकुलेट किया जाता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस इन केस ऑफ CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम्स। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस की बात करें अगर यहाँ पे, तो इस केस में दैट इज द 100/3%, 100/3%। और ऑप्शन में ऐसा भी लिखा सकता है आपके लिए, तो 33 एंड 1/3% जो है तो यहाँ पे प्रोडक्शन बोनस आपको दिया जाता है। ठीक है, एज अ मिनिमम परसेंटेज इन CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम्स। नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस इन केस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स। तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस होता है दैट इज 20%। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज, या तिरुपति पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर बात करेंगे तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस दैट इज 20%। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस इन केस ऑफ CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम्स दैट इज 50%। ठीक है, एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस इन केस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 50%। तो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पे तो मिन और मैक्स, ठीक है, अगर CLW पैटर्न की बात करें तो 33 एंड 1/3%, और यहाँ पे 20% सॉरी, और ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर जो है बेसिकली यह 20% है, और मैक्स की अगर बात करें तो 50% है, और यहाँ पे भी 50% है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी ऑफ अकाउंट्स स्टॉक वेरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ए कैटेगरी आइटम्स होते हैं स्टोर डिपो के अंदर, उनका जो फ्रिक्वेंसी ऑफ अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन है वह किस पीरियड के अंदर किया जाता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 6 मंथ। ए कैटेगरी आइटम्स होते हैं बेसिकली दैट इज़ अ लो वॉल्यूम एंड हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया अभी कि उनका जो वॉल्यूम होता है वो 10% होता है, 10% ऑफ आइटम्स होते हैं, और 70% ऑफ स्टॉक वैल्यूज़ के होते हैं। ठीक है, सो इस केस में ऐसे आइटम्स को मैंने बताया कि HOT लेवल पर मॉनिटरिंग की जाती है इनकी, और इनका जो अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह हर एक 6 मंथ में की जाती है। और अगर बात करें उनकी मॉनिटरिंग की तो वह एवरी मंथ में मॉनिटर किए जाते हैं, लेकिन अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन दैट इज़ ASV, अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन जो होता है यहाँ पे वह 6 मंथ में, हर 6 मंथ में होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्टोर्स इन ओपन लाइन यूनिट्स। तो यहाँ पे अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्टोर्स की बात की जा रही है इन ओपन लाइन यूनिट्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 6 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2 ईयर्स। ओके, सो अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू स्टोर्स इन ओपन लाइन यूनिट्स आर वेरीफाइड इन फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा इस क्वेश्चन में जो है ए कैटेगरी आइटम्स के लिए मैंने आपको बताया अभी कि एवरी 6 मंथ में किया जाता है अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन। वहीं बी कैटेगरी आइटम्स होते हैं उनका अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन जो होता है वह एवरी ईयर होता है। ठीक है, एवरी ईयर, वेर एज जबकि इनकी मॉनिटरिंग होती है और वह 3 से 6 महीने के अंदर की जाती, 3 से 6 महीने में की जाती है बाई जे ग्रेड ऑफिसर। और सी स्टॉक आइटम्स होते हैं, सी स्टॉक आइटम्स इनका जो अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है 1 इन 2 ईयर है, 1 इन 2 ईयर, तो 2 साल में एक बार होती है इसकी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा स्टॉक शीट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट स्टॉक वेरीफायर इन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सिंगल कॉपी, नन ऑफ द अबव। तो अकाउंट स्टॉक वेरीफायर जो होता है, ठीक है, जो कि अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन करता है, तो इस केस में जो स्टॉक शीट प्रिपेयर की जाती है तो वह ट्रिप्लीकेट या 3 कॉपीज़ में की जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन इज पार्ट ऑफ अकाउंट्स कोड, स्टॉक वेरिफिकेशन मैनुअल, स्टोर्स कोड, इंजीनियरिंग कोड। तो बेसिकली इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ स्टोर्स कोड।
ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर्स इन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड परचेज्ड सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो ऑलवेज शोज डैश डैश एंड डैश डैश रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे, तो स्टोर्स इन स्टॉक एंड परचेज सस्पेंस, मैंने अभी आपको बताया था जब टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों टर्म्स को भी कंप्राइज किया था यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टोर्स इन स्टॉक, स्टोर्स इन ट्रांजिट, परचेज सस्पेंस, सेल सस्पेंस, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, इन सबको कंप्राइज किया जाता है वाइल कैलकुलेशन ऑफ TOR। इस केस में अगर हम स्टोर्स इन स्टॉक है और जो परचेज सस्पेंस है तो उसको हम किस बैलेंस के अंदर शो करेंगे, दैट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट। तो याद रखें यहाँ पे स्टोर्स इन स्टॉक अकाउंट जो होता है ऑलवेज शोज इन डेबिट बैलेंस, वेयर एज परचेज सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज शोज इन क्रेडिट बैलेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टोर्स इन स्टॉक इज स्टोर्स इन स्टॉक अकाउंट इज शोन इन डेबिट बैलेंस, वेयर एज परचेज सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज शोज इन क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बेसिकली इट इज अ PYQ। The receiving depot receives the vouchers, but the actual material has still not reached the depot from the issuing depot due to delay in transit. Due to delay in transit, ठीक है। ट्रांजिट मतलब मटेरियल कहीं बिटवीन है, ठीक है। In such case, the receiving depot operates a temporary suspense account called at is the stores in transit account. Stores in transit account. So option number C इसका राइट आंसर हो जाएगा। During the process of scrap sales, the following suspense head is operated in railway books. जब यहाँ पे स्क्रैप सेल्स किया जा रहा है तो इस केस में which of the following suspense head is operated in railway books? Purchase suspense account, sale suspense account, stores in transit account, demands recoverable account। तो यहाँ नाम से पता लग रहा है दैट इज सेल्स सस्पेंस अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं which one of the following suspense head is not operated for stores transaction under erstwhile demand number 16? Sale suspense, purchase suspense, miscellaneous advance capital और labor suspense। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लेबर सस्पेंस, ठीक है। डिमांड नंबर 16, अर्सवाइल डिमांड नंबर 16 के अंदर जो है अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितने भी स्टोर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अंदर सेल सस्पेंस, परचेज सस्पेंस और मिसलिनियस एडवांस कैपिटल्स आर द मेन पार्ट होता है, ठीक है। वेयर एज लेबर सस्पेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टोर्स ट्रांजेक्शन्स। 36 पे आते हैं, डैश डैश इज द बेसिस फॉर क्लेमिंग पेमेंट बाय सप्लायर फॉर सप्लाइंग द मटेरियल, इशू नोट, रिसीट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रिसीट नोट। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिसीट नोट इज द बेसिस फॉर क्लेमिंग पेमेंट बाय सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ AAC anticipated annual consumption is 3600 numbers, then monthly consumptions, so monthly consumptions will be divided by 12, that is what 300। so ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्री चेक और वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू अबव अदर देन सेफ्टी और पैसेंजर आइटम्स 8 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारे अदर देन सेफ्टी और पैसेंजर मटीरियल आइटम है तो इस केस में वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू दैट इज व्हाट 8 लाख रुपीज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये दिस इज अ PYQ, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो प्री चेक और वेटिंग ऑफ द परचेज ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू अबव 8 लाख रुपीज फॉर अदर देन सेफ्टी एंड पैसेंजर मटीरियल। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। CRAC इन जेम मीन्स, ये भी PYQ है, आपके एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। करंटली ये 2023-24 दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। जेम का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको भी आप वॉच कीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट इज द राइट आंसर। Deputy CMM at headquarters can accept tender committee recommendation for purchase of items valued up to 25 lakh, 50 lakh, 50 lakh to 1 crore, 1 crore to 10 crore। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी CMM at headquarters can accept tender committee recommendation for purchase of items valued up to 50 lakh to 1 crore। सो ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ J ग्रेड ऑफिसर है यहाँ पे, ठीक है, इनकी बात की जा रही है यहाँ पे।
तो 50 लाख टू 1 करोड़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ट्रैक फिटिंग्स आर परचेज्ड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज स्टोर्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑल वर्कशॉप इंक्लूडिंग द बजटरी कंट्रोल इन जोनल रेलवेज रेस्ट विथ। ये क्वेश्चन भी PYQ है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो ओवर द अफेयर्स ऑफ ऑल वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग बजटरी कंट्रोल्स इन द जोनल रेलवेज, चीफ प्लानिंग इंजीनियर, CRSE, CMPE, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे यहाँ पे, टेक्निकल कंट्रोल ओवर द कैरियज एंड वैगन मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ऑल डिपोज, यार्ड्स एंड ओपन लाइंस इन द जोनल रेलवे रेस्ट विद CPE, CRSE, CMPE, CWE। तो CRSE इज द राइट आंसर, चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 की बात करेंगे, द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ रेलवे वर्कशॉप इज एक्सरसाइज्ड बाय CPE, CRSE, CMPE और CWE। तो ये रेलवे वर्कशॉप्स की बात की जा रही है, तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Construction and assembling of rolling stock, manufacturing of components, repair and maintenance works related to rolling stock of other government departments and private bodies is done at Zonal Railways Workshops, production units of IR, PSUs, that is public sector undertakings of central government or public limited companies। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज जोनल रेलवेज वर्कशॉप्स। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन और असेंबली होता है रोलिंग स्टॉक का, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स रिलेटेड टू व्हाट रोलिंग स्टॉक्स ऑफ अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो जोनल रेलवेज वर्कशॉप्स के अंदर किया जा सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ रेलवे वर्कशॉप एक्टिविटीज इज डिपेंड ऑन फंक्शंस ऑफ PCO, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ERP मैनेजमेंट, और प्रोग्रेस ऑफिस और टाइम ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो एफिशिएंसी ऑफ रेलवे वर्कशॉप एक्टिविटीज इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शंस ऑफ PCO। ड्राइंग, प्लानिंग, प्रोसेसिंग, रेट फिक्सिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोग्रेस, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल आर द फंक्शंस ऑफ PCO। very very important. The purpose of arriving the unit cost of rolling stock in IR production units is to arrive the decisions on acquisitions of rolling stock, maintenance of rolling stock, selling of rolling stock, leasing of rolling stock। तो इसका आंसर हो जाएगा that is selling of rolling stocks। So unit cost of rolling stock in IR production units is to arrive the decisions on what for the purpose of selling of rolling stock। Railway production units engaged in rolling stock manufacturing activity will adopt process costing system, batch costing system, job order costing system और standard costing system। तो railway production units engaged in rolling stock manufacturing activity will adopt batch costing system। Okay, so option number B इसका right answer हो जाएगा, that is what batch costing system। Last but not the least, in production units expenses related to GM office including electricity charges and diet charges are known as फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, टाउनशिप ओवरहेड्स, इन्वेंटरी ओवरहेड्स। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस जो है हमने तो स्टोर्स और वर्कशॉप अकाउंट से कंप्लीट किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अदर वीडियोस भी हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उनको भी वॉच करिए थ्रू प्लेलिस्ट। और आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। Thanks for watching this video. Have a nice day, friends.